में पहला अध्यक्ष बना युवा मोर्चे का। उसके बाद पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारी में बीजेपी का प्रदेश का मंत्री रहा, गढ़वाल संयोजक रहा, विधानमंडल दल में मुख्य सचेतक रहा और राज्य मंत्री का दर्जा भी मेरे पास रहा, लोक सिंचाई में उपाध्यक्ष रहा, आज बद्रीनाथ से मैं विधायक हूँ। तो सर निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको आने को जो है काफी संघर्ष करना पड़ा, तो क्या आपको इस पर कहना? देखिए, राजनीतिक जीवन में कुछ करने की क्षमता से व्यक्ति राजनीति में आता है और हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन में 5 दिन की मेरी जेल रही, हम सब जानते हैं। पर आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर निर्माण के 25 दिन के अंदर मैं पूरी कांस की जेल के अंदर बंद रहा। तो प्रारंभ से ही सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियों के रूप में अपने आप को लगा के रखना एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, और जिस संगठन में जुड़ा हूँ उस संगठन जहां जहां मेरा मार्गदर्शन शुरू में किया है हम उसको करते आए। और आज मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड की सबसे सीमांत की विधानसभा है, जो तिब्बत बॉर्डर से लगी विधानसभा है, चाइना बॉर्डर से हम लोग से सीमा से जुड़े हुए हैं, उस बॉर्डर का उस सीमा पर मैं किस तरीके से काम कर सकूं, उस दृष्टिकोण से मुझे बद्रीनाथ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, अच्छे मतों से विजय हुई है। और इस बीच सीमांत क्षेत्र की जो मैंने मूल समस्या थी वो थी सड़क की। हम लोग ये ठीक है कि नीति माना तक बिहारों के माध्यम से सैनिकों को सुरक्षित मार्ग की दृष्टि से सड़कें बनी थी, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में सड़क विहीन थे। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी विधानसभा के 95% अधिक गांव सड़कों जोड़ दिए हैं, तो लगभग 17-18 अभी ग्राम सभाएं हैं जो हमें हमको जोड़नी है। तो विधायक जी, जो आपने देखा कि जो सड़कों का तेजी के साथ इस समय जाल बिछ रहा है, तो कुछ जो गांव है अभी भी छूटे हुए हैं, तो उनको लेकर आपके मन में क्या है? देखिए, अगर मैं छोटे हुए गांव की तुलना करूं, जिस विकास खंड का मैं हूं पोखरी विकास, आज मैं कह सकता हूं मात्र एक गांव सीरा मॉल को किया, उसको मैंने फॉरेस्ट क्लिनिक हो चुका है और बहुत जल्द उसको मार्ग से जोड़ेंगे। पोखरी में लगभग 98% ग्राम पंचायतें सड़क से जुड़ चुकी हैं। अब संपर्क मार्ग का विषय आगामी दिनों में प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना आ रही है, उसके माध्यम गांव को जोड़ेंगे। ऐसे जोशीमठ के अंदर भी मैं तो 4 गांव मात्र जोशीमठ ब्लॉक के, जबकि सबसे ज्यादा जोशीमठ ब्लॉक है तो सड़कें नहीं थी, और दसौली ब्लॉक के भी लगभग मात्र 3 गांव है जो हमने अभी इस वर्ष में सड़क से जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के माध्यम से हो, राज्य सेक्टर के माध्यम से हो, अगर पूरे प्रदेश के अंदर सर्वाधिक धनराशि किसी विधानसभा को प्राप्त हुई है तो मैं अपने नेतृत्व का आभारी हूँ, देश के परिवहन मंत्री जी का आभारी हूँ। हर क्षेत्र से मेरी विधानसभा लाभान्वित होने वाली है। मैं पहला विधायक हूँ जिसके क्षेत्र में तीनों विकास खंडों में भविष्य के अंदर रेलें जाएगी, रेल की यात्रा से विकास में जुड़ेंगे। आज सिवाई के अंदर जो प्रोजेक्ट है मेरी विकास खंड के अंदर है, बाद में सैकोट के अंदर जंक्शन बनेगा तो दसौली विकास खंड के अंदर आता है, उसके बाद वहां से जोशीमठ सड़क जुड़ेगी और पोखरी होते हुए अब केदारनाथ यात्रा के रेल जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है कि मेरी विधानसभा के सारे विकास खंड रेल मार्ग से जुड़ने वाले। तो सर एक सवाल ये भी है कि बद्रीनाथ जो विधानसभा है पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक चर्चा में एक विशेष महत्व रखता है। आप उस सीट पर काबिज हुए हैं, तो विकास कार्यों की अगर बात करें, कितने विकास कार्य हैं जो यहाँ पर पूर्ण हो पाए हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 2002-2007 के बीच में मैंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था जी। और मुझे कहते हुए, क्योंकि आज के जमाने में तो सूचना का अधिकार है, हर आदमी जानकारी प्राप्त कर सकता है, तो उस कालखंड में जहां पर मैं चीजें छोड़ के गया था उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ा। ये ठीक है कि बाद में प्रदेश के खेल मंत्री जी ने एक स्टेडियम पोखरी के अंदर जो निर्माण चल रहा था उसकी क्या स्थिति आज सबके सामने है। अब मैं उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ। एक पॉलिटेक्निक भवन है, उस पर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को काम दे देगा, पूरे उत्तराखंड की ऐसे त्याग कर ठेकेदार का भुगतान कर दिया गया। आज उसकी एक समस्या बनी, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और मेरे कालखंड में मैं कह सकता हूँ, चाहे आपका ये इसका ITI का भवन हो, वो आप धरातल में आप देख सकते हैं। तो सर एक सवाल ये भी है कि कुछ दिन पूर्व जो जिले के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका आरोप है कि भंडारी जी ने जो है कि पॉलिटेक्निक भवन है उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है। तो सर सवाल ये है, आज भी जो भवन का निर्माण है वो आधा अधूरा है, तो क्या उस पर भाजपा सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष का उपलब्धि पर है कहाँ भवन? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। आखिर 3,70,00,000 रुपए का भुगतान करने के बाद भी चीजें धरातल में नहीं है। मैंने उसकी जांच बिठाई है और क्योंकि जांच में विलंब हो रहा है तो मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से आग्रह करके इस वर्ष उसके लिए पैसा आएगा और जो शेष कामों बचे वो काम पूरा होगा। और बहुत जल्दी मेरा प्रयास रहेगा हम पॉलिटेक्निक को जो कक्षाएं चल रही है उसको भवन तक पहुंचा सके। और सर एक बड़ा सवाल ये भी है, पूर्व दिनों में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे उन्होंने लगातार मार्केट में जो है रैलियां निकाली और
कहा है कि विधायक पर आरोप लगा कि विधायक निधि पर आरोप लगा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप मुंह से बोलना अलग होता है जी और धरातल में अलग होता है। जी ठीक है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और आरोप लगाना उनका काम है, लगा सकते हैं। पुतले जलाना भी उनका काम है, जला सकते हैं। जो उस समय को पर पकड़ने वाला नहीं है। इतना जरूर है कि मैं अपने काम को निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ, हर क्षेत्र की समस्या को देख रहा हूँ और मैं कोई ऐसी घोषणा नहीं करता जो मैं जमीन पर न उतार सकूं। मैं उतनी बात करता हूँ जितनी हो सके। जी। और सर, पोखरी में एक बड़ी समस्या एटीएम की भी कहीं ना कहीं है। काफी दिक्कतें लोगों को महसूस होती है। लगातार कई मतलब एटीएम बंद भी रहता है, खराब भी पड़ा रहता है, तो इस पर क्या कार्रवाई आगे भी है? देखिए, मुझे बताते खुशी है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जब मैंने बातचीत की तो अब काफी बीच बीच में उनका एटीएम का वैन घूमती है, लेकिन हमने उनसे कहा कि बहुत जल्दी जो कोऑपरेटिव बैंक का हमारा पोखरी का जो बैंक है उसमें एटीएम खुलेगा। उडा मांडा के अंदर हमने कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा खोलने की बात की है। ऐसे अनेक स्थान है जहाँ पर हम भविष्य के अंदर इसकी व्यवस्था बनाएंगे। इसके साथ साथ मैंने और भी जो राजकीय बैंक है उनको पत्र लिखा है कि पोखरी के अंदर क्योंकि अब आबादी बढ़ गई है, खाता धारक बढ़ रहे हैं, तो अलग से बैंक खुल जाएंगे तो भविष्य में समस्या का समाधान होगा। जी। और सर, जो महाविद्यालय है पोखरी है, उसमें तमाम प्रकार की लगातार आपने देखे काफी बार हड़ताल भी जो छात्र संघ है उनके द्वारा किया गया है। लगातार उनकी विषयों की भी मांग रही है कि समय पर संस्कृत विषयों का स्वीकृति हो। तो महाविद्यालय को लेकर किस प्रकार का योगदान आपको देखने को मिला? देखिए, गोपेश्वर हो या पोखरी का महाविद्यालय हो, क्योंकि मुझे लगता है आप पोखरी के संदर्भ पूछ रहे हैं। जी आज मैं कह सकता हूँ प्रधानाचार्य से सारे विषयों के अध्यापक हैं जी और जितनी बार मैं छात्र संघ के निमंत्रण में गया हूँ, कॉलेज के निमंत्रण में गया हूँ, जो मांग उन्होंने मेरे आगे रखी है जी हमने उस मांग को पूरा किया है। जी वहाँ अभी 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि हमने पूरा बाउंड्री वालों ने भवन के लिए किया है। पहली बार वाईफाई की सुविधा कैंपस में, टावर वहां लग चुका है जियो का, और बहुत जल्दी हम फ्री में जो है उनको डाटा सब देंगे और एक लर्निंग क्लासेज वहां प्रारंभ हो, इस दिशा में पूरा प्रयास है। और जो भी उनकी समस्या है हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की तारीख में कह सकता हूँ कि अगर तुलना करेंगे 4 साल पहले कॉलेज के विषयों की, वहाँ के अध्यापकों उसमें गुणात्मक सुधार करने का काम किया। जी सर, और इस समय जो एक बड़ी यात्रा है, इसमें पर्यटन मंत्री ने भी जिक्र किया, जो जनपद चमोली में टिम्मरसैंण यात्रा है, इसको लेकर आपके मन में क्या सुझाव है? किस प्रकार से यात्रा रहेगी? देखिए, मुझे बताते खुशी है कि बद्रीनाथ बड़ी संख्या में यात्री कोरोना काल में आए ने, मुझे पूरी उम्मीद है इस वर्ष उस संख्या दुगनी होगी। और क्योंकि हमने जिस बात को हम कहते हैं उस बात को हम धरातल पर करते हैं। टिम्मरसैंण महादेव बाबा बर्फानी का मंदिर है और मैंने उस समय कहा था कि हम टिम्मरसैंण महादेव को यात्रा से जोड़ेंगे। और मुझे बताते खुशी है, परसों ही उसकी एक टीम गई है और यात्रा विधिवत उत्सव उसकी प्रारंभ मान ली गई है। उसको ठीक है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यटन मंत्री के माध्यम से उनके साथ भी एक अच्छा जत्था टिम्मरसैंण यात्रा के लिए जा सके। इसके साथ साथ जो दमपुधार में जो मेला लगता था जनजाति का, उस मेले को भी पहली बार हमने रास्ते में घोषित किया है। जनजाति के जितने सीमावर्ती गांव है, हर गांव को चाहे सौर ऊर्जा से जोड़ना हो, सड़क मार्ग से जोड़ना हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी हो, उस सब पर हमने गुणात्मक सुधार किया है। और बहुत जल्दी मेरी आत्मा बोल रही है कि हम सीमा दर्शन यात्रा को भी बहुत जल्दी प्रारंभ करने का मेरा प्रयास रहेगा। और देश के माननीय गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री से हम लोग मिलेंगे कि सीमा दर्शन जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर हम लोग जाते हैं, इसी प्रकार से तिब्बत बॉर्डर तक, क्योंकि वो गाड़ी वहां तक रोड चल जा चुकी है, तो सीमा दर्शन यात्रा भी चमोली में हो, जिससे कि पर्यटन, तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र ये विधानसभा बन सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और सर, एक बड़ा सवाल ये भी था, काफी समय से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जो बद्रीनाथ विधानसभा है आपको कैबिनेट में जगह मिलने जा रही थी। देखा जा रहा था कि सबसे तीनों ही विधानसभा, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे कर्णप्रयाग की बात हो, चाहे बद्रीनाथ विधानसभा की बात हो, तो उनमें सबसे ज्यादा कयास आपके लगाए जा रहे थे, लेकिन सफलता मिली नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेतृत्व तो बहुत सोच के समझ के निर्णय करता है। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधेयक, मुझसे योग्य, मैं तो 2 ही बार का विधायक हूँ। अगर आप आज तुलना करेंगे, जिनको देखेंगे, धन सिंह जी हों चाहे राज्य मंत्री को, क्योंकि हमारे संगठन मंत्री रहे, अनेकों विधायक का पूरा क्षेत्र समीकरण के हिसाब से चीजों का निर्माण होता है। और ये ठीक है कि चर्चाएं थी, मेरी संभावना बनने की थी, लेकिन पार्टी ने मेरे हित में और अच्छा सोचा होगा, तो भविष्य में वो सब चीजें अनुकूलता में दिखाई देंगी। और
और सर एक सवाल ये भी है कि जो चुनावी आपका रुझान है कि क्या इसके बाद 2022 में पूरे भाजपा की क्या प्रदेश में स्थिति रहने वाली है, क्योंकि लगातार कांग्रेस सरकार को महंगाई हो या अन्य चीजें हो उन पर घेरने का पूरा प्रयास कर रही है। देखिए, कांग्रेस को विपक्षी भूमिका निभानी नहीं आती है। जी वो व्यक्तिगत द्वंद्व में इतने उलझे हुए हैं जी कि उसी द्वंद्व से वो निकल पड़े, एक बड़ी बात है। जी अभी सल्ट का चुनाव है, उनको सब नजर आ जाएगा जी क्या स्थिति होने वाली है। और जहां तक उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये दल कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने जिस प्रकार से, चाहे त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार हो, तीरथ सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने केवल जनता को जो सुविधाएं डायरेक्ट पहुंच सकती है पहुंचाने में काम किया है। और फिर प्रचंड बहुमत से अभी आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का है कि अगली बार से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जी। तो सर एक सवाल ये भी है कि जो बद्रीनाथ विधानसभा है 2017 में आप यहाँ से एक विजन को लेकर जनता के बीच में आए हैं, तो कितने जो कार्य हैं जो आपकी घोषणाएं में रहे हैं वो पूरा हो पाए? देखिए, अगर घोषणा पत्र की स्कोर से मैं बहुत जल्दी बड़ी अपनी कार्यों की पुस्तिका में सार्वजनिक करने वाला हूँ। अभी 100 दिन होने पर कार्यक्रम होना था, जैसे होगा उस कार्यक्रम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या नहीं था उससे आगे हम कितने बढ़े, वो उस पुस्तक का मेरा उल्लेख रहेगा। हाँ, अभी मुझे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हम अपेक्षाएं कर रहे हैं उस रूप में ना डॉक्टर आ पा रहे हैं, वो समस्या है। लेकिन ईश्वर की कृपा रही और मेरे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया, तो भविष्य के दिनों में मैं एक कार्यकर्ता के नाते और अपने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं को और कैसे उनमें गुणा सुधार हो सके वो करने का प्रयास करूंगा। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, मैंने गुणात्मक सुधार पूरी विधानसभा के अंदर किया है। जी। तो सर सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है, जन समस्याएं हैं जनपद चमोली की, खासकर अगर विकासखंड पोखरी है जो आपका गिरोह क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अल्ट्रासाउंड की कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो ये इस महिलाओं को कहीं ना कहीं नजर आती है। तो सर इस पर आपको क्या कहना? देखिए, मैंने इसी विषय को कहा है। अभी क्या है कि अटल आयुष्मान कार्ड लाने की जो स्थिति उत्पन्न हुई पूरे उत्तराखंड के अंदर, उसके पीछे कारण यही है। आज डॉक्टर हमारे अपने लोग हैं, लेकिन डॉक्टर जो है पहाड़ चढ़ना नहीं चाह रहे। प्रयास पूर्वक खनौरी जी ने प्रयास किए थे उस समय की, भाई जो मेडिकल है उसकी फीस के जो है उनको लगभग 6 साल पहाड़ में रहना है, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति भी अनुकूलता में नहीं आ पा रही है। तो अब हमने निश्चय किया है कि भविष्य के अंदर चाहे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो या और भी सरकार के बड़े, अभी ये भी कोशिश हो रही है कि जिला मुख्यालय में आप कल्पना करें, कालखंड था कि आईसीयू पूरे उत्तराखंड में 2 ही जगह थे, हल्द्वानी देहरादून। आज हमने हर जिले का आईसीयू दिया है। अब कब तक अभी कर्णप्रयाग के अंदर बेस हॉस्पिटल हो जाएगा, तो उसे एक सुविधा, महिला बेस हॉस्पिटल है, उसे एक सुविधा मिलेगी। लेकिन ये ठीक है कि अभी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य के विभिन्न विकास खंड के अंदर है उनमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है और अवसर मिलेगा तो भविष्य में चीजों को और अनुकूलता में लाएंगे। जी सर, एक सवाल ये भी है, लगातार विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि जो जनपद चमोली का गोपेश्वर क्षेत्र है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बेस हॉस्पिटल को खुलना था, उसकी स्वीकृति, उनका कहना है उनकी स्वीकृति हमारी सरकार दे चुकी थी, लेकिन भाजपा की सरकार इसको लाने में सक्षम नहीं हो पाई। देखिए, पहली बात तो ये बहुत बड़ा झूठ है जिसका मैंने अनेकों बार उसको पर्दाभास भी किया है। पहला बार देख रहा हूँ कि बिना भूमि चयन के क्या किसी विभाग को धन आवंटित हो सकता है? आखिर ऐसे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चयन भूमि का हुआ नहीं, जियोलॉजिकली आपत्ति आई, उतनी भूमि थी नहीं, आपने पैसों की स्वीकृति कर दी, मैं स्वीकार करता हूँ, पैसा स्वीकृत हो गया और उसके अंदर डिपार्टमेंट कितना, ये सब चीजें तय हुई, लेकिन बनना कहाँ है? वो आसाम तो था ही नहीं। और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में भी, जिलाधिकारी महोदय ने वार्ता की है कि स्थान का चयन यथा समय अगर हो जाता है तो भविष्य के अंदर चीजें रहेंगी। लेकिन केवल क्योंकि एक तो पूरी तरह चुनाव वर्ष का घोषणा थी और उसको किस ढंग से प्रतिष्ठित किया गया वो अब जनता के सामने। आखिर पैसा जारी हो गया हो और कांग्रेस के शासन में हो गया हो और काम प्रारंभ न हो, ये भी प्रश्न खड़ा करता है। जब लोगों को, आपने ठेकेदारों को काम से पहले भुगतान कर दिया हो, तो आप कल्पना करिए जिसका पैसा स्वीकृत हो गया अगर आस्थान होता तो क्यों नहीं बनता? इसलिए पूरी तरह गुमराह करने का प्रयास था और मैंने उसको काफी हद तक जनता को समझाने का प्रयास किया। ये ठीक है कि जिला मुख्यालय में भी हॉस्पिटल बने, भविष्य सब चीजों को हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सर एक बड़ा सवाल आप इस समय आप देख रहे हैं
कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ के जो विधायक है महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार, अगर यदि भूमि चयन होती बेस हॉस्पिटल, निश्चित तौर पर गोपेश्वर में बेस हॉस्पिटल का निर्माण हो पाता। सर, एक दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि पर्यटन के क्षेत्र में जनपद चमोली के अंतर्गत, चाहे बात करें दसोली ब्लॉक की, चाहे पोखरी ब्लॉक की, चाहे चमोली की, तो किस प्रकार से पर्यटन यहाँ पर विकसित हुआ है? देखिए, कोरोना काल को हम छोड़ देंगे तो आप करेंगे 15 लाख से ज्यादा यात्री पिछले वर्ष यात्रा पे आए थे। अब की बात ये आंकड़ा टूटेगा, क्योंकि सड़क जो प्रधानमंत्री जो सड़क माध्यम जो हमारा ये ऑल वेदर रोड जो आ रही है, इसमें बड़ा गुणात्मक सुधार हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। अभी हम धीरे धीरे हम जो हमारे जितने भी देवी धाम है, उन देवी धामों के लिए हेली सेवा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी आपको पता कि हिमालय दर्शन के लिए हेली सेवा जोशीमठ से चल रही है, तो धीरे धीरे साहसिक पर्यटन भी बढ़े। और हमने कहा कि कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग भविष्य कल्पेश्वर का क्या पक्ष है, उस दृष्टिकोण से कल्पेश्वर की यात्रा रहेंगे। सावन के महीने भी यात्रा चले, इस सब प्रकार के शिवालयों की यात्रा है, पंचबद्री पंच केदार का जो विषय है, वो सब यात्रा को दृष्टि करते हम चलेंगे। मेरे बगल में ही हमारे यहाँ कार्तिक स्वामी का मंदिर है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कार्तिक स्वामी, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर अकेला मंदिर है भगवान कार्तिक जगह, उसकी यात्रा भी बड़े पर्यटन विभाग में उसकी उस दिशा में एक पहल हुई है और उसको भी अभी हमने पर्यटन मानचित्र में उसको स्थान दिया है। तो धीरे धीरे हर प्रकार का पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आएगा। और सर, एक सवाल ये भी है, लगातार इस समय हमने देखा कि सड़कों पर जो है लगातार इस वर्ष कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन जो डामरीकरण की जहाँ बात आती है, लगातार लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार या संबंधित विभाग ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाता है, कई प्रकार से सामने आते हैं। कल लासी मजोठी में भी एक ऐसी समस्या हमको देखने को मिली थी। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जब घटिया निर्माण होता है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत बड़ी अपने क्षेत्र के लोग बधाई देता हूँ कि जो सड़कें अनेकों वर्ष से गड्ढों से भरी पड़ी थी, जो हो नहीं रहा था, आज हॉट मिक्स के लिए मैं बजट लाया और बड़ी संख्या में दसोली ब्लॉक के तो लगभग सब सड़कों हुआ है। एक विषय मेरे संज्ञान में आया है, मैंने वर्किंग एजेंसी को भी, ठेकेदार को कड़ाई से कहा है कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, जहाँ इस प्रकार से कहता है उसको हम दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बड़ी बात है, अगर आप केवल कर्प्रयाग और पोखरी रोड की बात करेंगे या आप चांदनी खाल वाली पोखरी की मैं चर्चा करूं, आपका घुड़साल वाली रोड जो आ रही है उसकी हम चर्चा करें, या नीचे अपना चमोली से लेकर और सैकोट जो रोड आ रही है, आज सब सड़कों गोपेश्वर के मैंने खुद ही सड़कों के डामरीकरण का उस दिन मैंने लोकार्पण किया। तो हर सड़क जो मेरी आज भी बड़े काफी टेंडर निकले हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो जितनी सड़कें लंबे समय से जिन पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होता, हमारी विशाल खाल वाली जो बामनाथ वाली रोड है उस पर मैंने 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जहाँ गड्ढे हैं उन सबको हॉट मिक्स से भरने की बात हुई है। तो हमने कोशिश की है मैंने कि सभी क्षेत्रों के अंदर जो एक प्रकार का ऐसा माहौल था, सड़कें चलने लायक थी, उनके सुधारीकरण का मैंने एक प्रयास किया है। और आजकल लोगों को दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से कई झाड़ियां नहीं थी, झाड़ियां कटवाने का, नालियां नहीं थी, नाली ठीक करने का, क्योंकि बरसात आ रही है और नालियां समय पर ठीक नहीं होंगी तो सड़क की दशा वही होगी। इस सब काम में लगे हुए। हाँ, गुणवत्ता का जहां भी शिकायत आएंगी उसको मैं छोड़ूंगा ना, उसको हम जो भी कार्रवाई उसको करने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस प्रकार से जहां सड़कों की गुणवत्ता की अगर बात है, बद्रीनाथ के विधानसभा जो बद्रीनाथ के जो विधायक है महेंद्र भट्ट, इनका साफ साफ कहना है कि यदि अगर सड़क की गुणवत्ता के साथ कोई ढिलाई होती है तो कोई भी समझौता इस पर होगा नहीं और संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए। तो सर, मेरा ये अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि इसके बाद यदि शीर्ष नेतृत्व आपको मौका देता है तो आप बद्रीनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की बात को कोई नकार नहीं सकता है, तो पार्टी तय करेगी और न जाने मुझसे भी योग्य हो, इसलिए नेतृत्व क्या करेगा, जो नेतृत्व करेगा नेतृत्व के साथ हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ और भविष्य में खड़ा रहूँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज केदारखंड एक्सप्रेस से जुड़ने को। तो आपने देखा तमाम प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, किस प्रकार से भाजपा का विचल रहा है, उसको लेकर विधायक महेंद्र भट्ट से खासा चर्चा हुई है। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप बर्तवाल, केदारखंड एक्सप्रेस के लिए नागनाथ पोखरी। ले लो जी भाई जी, अपना माल संभालो। हाँ, हम सब कुछ दूंगे बिना